नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये पहला जो चैप्टर था हमारा, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसमें हमने 3 चैलेंजेस देखे। पहला चैलेंज था यूनाइट होना, दूसरा था इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी और तीसरा था डेवलपमेंट। तो इसमें सेकंड जो हमारा चैलेंज था उसको कवर किया गया है कि इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी कैसे इस्टेब्लिश हुई, पहला चुनाव कैसे हुआ, उसके बाद लगातार 3 चुनावों में कांग्रेस का डोमिनेंस यानी कि प्रभुत्व कैसा दिख रहा था, उसके पीछे के क्या कारण थे, इतनी सी बात को समझना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत आराम से कहानी के फॉर्म में हम समझेंगे। शुरू करते हैं। पहले क्या होता है कि कई सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे थे, इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज ने अपने देश में फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया, यूनाइट होने को दिया बजाय के डेमोक्रेसी के, क्योंकि उनका मानना था कि डेमोक्रेसीज अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आती हैं, डिफरेंसेस लाती हैं, इसलिए हमें यूनाइट होना पहले आवश्यक है। और जितने भी दुनिया में नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम बनते, रूल होते हैं, उनमें सब में एक वादा किया जाता है, पहले एक वादा करके आते हैं कि हम डेमोक्रेसी जल्द ही रिस्टोर कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तो नॉन डेमोक्रेटिक रूल में कैसा रूल देखने को मिल सकता है, इसमें दिख सकता है वन पार्टी सिस्टम, जहां पर केवल एक ही पार्टी हो, वन पार्टी रूल दिख सकता है। दूसरा दिख सकता है आर्मी रूल, ये यहां पर नॉन डेमोक्रेटिक में दिखाई देता है। लेकिन भारत के नेताओं ने एक दूसरा पाथ, रास्ता चुना जो कि थोड़ा सा अपेक्षाकृत कठिन था। उन्होंने यहां भारत में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का तरीका चुना, क्योंकि वो पॉलिटिक्स को इस तरीके से नहीं देखते थे कि वो एक प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स को उन्होंने एक सॉल्यूशन की तरह देखा। और दूसरी चीज, वो बहुत पहले से, जब हमारे ऊपर अंग्रेज रूल कर रहे थे, उस टाइम से ही वो कहते चले आ रहे थे कि हम भारत जैसे ही आजाद होगा हम डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे, तो उनका ये करना जायज भी था। उसके बाद आता है कि अब जब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है तो आपको क्या करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इलेक्शन करवाने के लिए आपको ध्यान देना है कि क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप किया गया 25 जनवरी 1950 को। कब स्टैब्लिश हुआ, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ। इसके पहले फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, सुकुमार सेन। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये 25 जनवरी को हो रहा है, इससे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या स्थिति थी उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी लगातार बन ही रहा था, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब अडॉप्ट किया गया, ये अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को। कहां पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। इसको साइन कब किया गया, साइन किया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को साइन किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि 284 लोगों ने साइन किया था, कितने में, 299 में। ये भी आप में आगे पढ़ना पड़ता है। तो साइन कितने ने किया, 284 ने। कब किया, 24 जनवरी। उसके बाद इफेक्ट में कब आया, ये केम इनटू इफेक्ट, अगला क्वेश्चन आता है, तो ये कब आया, 26 जनवरी 1950। हम इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे। यहां पर एक छोटी सी जानकारी और, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब बन करके तैयार 26 नवंबर को हो गया तो 26 जनवरी को क्यों इन्फोर्स किया जा रहा है, इफेक्ट में आ रहा है, 2 महीने का इंतजार किस लिए किया जा रहा है। ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था। क्या मनाया था, इंडिपेंडेंस डे। अब दिमाग में आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट तो हम 1947 में हुए थे, 1930 में क्यों, क्योंकि ये कैसा था, सिंबॉलिक था। ये कैसा था, सिंबॉलिक, सांकेतिक रूप से इसको मनाया गया था कि देशवासियों के हृदय में भारत के प्रति, आजादी के प्रति कुछ जागृत हो भावनाएं, इसके लिए सिंबॉलिक रूप में मनाया गया था। इसी दिन को
मेमोरेबल बनाने के लिए क्या किया गया था? 2 महीने का इंतजार, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। अब पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी भारत में चुनाव करवाना। क्योंकि 1950 में इलेक्शन कमीशन सेटअप हो गया जनवरी में, अब लोगों को क्या लग रहा है कि पहला जो चुनाव होगा वो 1950 में ही हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड क्या था कि 1950 में हो जाना चाहिए था। ये इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे थे, क्यों ये इतना बड़ा माना जाता है कि इतनी मैमूथ एक्सरसाइज थी, यानी कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी भारत में चुनाव कराना। वो इसलिए क्योंकि भारत का जो साइज था वो बहुत बड़ा। भारत का अगर एरिया देखेंगे तो एक कॉन्टिनेंटल शेप लगता है। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, इतने बड़े देश में चुनाव कराना। उसके बाद ज्योग्राफी अलग अलग, कहीं पर पहाड़ हैं तो कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पे पठार है, कहीं पर समुद्र। तो यानी कि अंडमान निकोबार तक जा करके लोग नाव में बॉक्सेस रख करके जाते थे। तो इतनी बड़ी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना था। और केवल यही चैलेंज नहीं थे, और भी इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे एक चैलेंज इसमें यह दिखाई देता है कि डेमोक्रेसी जो एस्टेब्लिश करने का सपना देखा जवाहरलाल नेहरू ने, वो केवल और केवल बहुत रिच जो कंट्रीज थे, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज थे, वहीं पर देखा जा रहा था। जैसे अगर आप देखें तो यूरोप में डेमोक्रेसी हुआ करती थी और नॉर्थ अमेरिका में। यहां पर चूंकि क्या देखने को मिलता था कि ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग क्या थे, पढ़े लिखे, लिटरेट दिखाई देते थे। यहीं पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती थी, यहीं पर दिखाई देती थी। और दूसरा एक और चीज कि यूरोप में डेमोक्रेसी तो थी लेकिन सभी को वोटिंग राइट्स नहीं थे। तो कैसे, जैसे किसको नहीं थे? वोटिंग राइट्स महिलाओं को नहीं हुआ करते थे, महिलाओं के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू ने एक सपना देखा कि एक तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है, दूसरा एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे यहां पर क्या होगी? एडल्ट फ्रेंचाइज। ये एडल्ट फ्रेंचाइज क्या? और ये एडल्ट फ्रेंचाइज कैसी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये क्या है? जो भी व्यक्ति वयस्क होगा, चाहे स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे मैन हो, चाहे वोमेन, सबको वोटिंग राइट मिलेंगे एडल्ट होते ही। एडल्ट होने की एज उस समय पे कितनी हुआ करती थी? 21 ईयर्स। और अब कितनी होती? 18 ईयर्स। यानी कि ये जो आज हम 18 साल के होते ही हमारा वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, ये तभी इसी वजह से संभव हो पाया क्योंकि ये सपना जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर देखा था कि हमारे यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होगी और सभी लोग वोट डाल सकेंगे। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लोगों ने इसका भर भर के मजाक भी उड़ाया। मजाक कैसे उड़ाया कि भारत के ही एक लोग इंडियन एडिटर ने ही क्या कहा कि ये बिगेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री होगा। ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने कहा कि नेहरू अपने जीते जी अपने जो गलती की है उसको देखेंगे। लोगों ने बताया कि आगे आने वाली जो प्रबुद्ध पीढ़ियां होंगी वो इस पर हंसेंगी, एडल्ट फ्रेंचाइज के एक्सपेरिमेंट पर। ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद और कठिन हो गया भारत का साइज। इसके बाद भारत में अगर वोट कराना है तो क्या करना पड़ेगा? जितने लोग एलिजिबल हैं, जितने भी लोग एलिजिबल वोटर्स हैं, उनको उनके नाम इलेक्टोरल रोल में लिखना, इलेक्टोरल रोल बनाना। इलेक्टोरल रोल क्या होता है? सिंपल शब्दों में वोटर लिस्ट। तो वोटर लिस्ट प्रिपेयर करना था। इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या क्या आ रही थी कि जब आप देखेंगे कि वोटर लिस्ट बनाने चले, पहला ड्राफ्ट आया, तब देखने को मिला कि लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम ही नहीं दर्ज हैं। कितनी महिलाओं के? 40 लाख महिलाओं के, 40 लाख वुमेन्स के नेम, उनके नाम नहीं दर्ज थे। उनकी जगह पे दर्ज था वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ। जैसे राम की पत्नी, श्याम की लड़की, इस तरीके से उनके नाम बताए गए थे। तो जिसको इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर हो सके पॉसिबल तो इसको दोबारा से आप बनाइए। तो ये इतनी बड़ी समस्या, डिलिमिटेशन करना था।
डिलिमिटेशन का मतलब अगर ये वोटर लिस्ट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन कहां पर कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिटेशन या ड्रॉ करना था बाउंड्रीज को, या बाउंड्रीज ड्रॉ करनी थी किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, यानी कि कहां कहां पर कितनी कितनी कॉन्स्टि, जैसे ये मान लीजिए जगहें हैं स्टेट, इनके अंदर कितनी कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी। उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन और आपके स्टेट्स दोनों का इलेक्शन एक साथ कंडक्ट होना था। तो आप याद रखें, पहले 3 इलेक्शन एक साथ हुए, लोकसभा और स्टेट एक साथ हो रहे हैं। लोकसभा में 489 कितने 489 एमपीज का इलेक्शन होना था, यानी कि अगर कोई पूछेगा कितने सांसदों का चुनाव था, 489। और स्टेट में 3200 एमएलएज, यानी कि कितने विधायक, 3200 विधायकों का चुनाव होना था। तो इतना बड़ा ये चुनाव, इतने सारी गलतियां हो रही। उसके बाद कितना एलिजिबल वोटर कितने लोग थे, तो वो कितने थे, वोटर्स कितने थे, 17 करोड़, 17 करोड़ लोग जो ऐसे थे जिनको वोट डालना था। इसके बाद हमारे यहाँ पे चैलेंजेस कम नहीं हो रहे, हम एक गरीब देश थे क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था। इसके बाद एक और बड़ी समस्या क्या थी, लिटरेट नहीं थे हमारे यहाँ। जो लिटरेसी रेट था, तो जितने एलिजिबल वोटर थे उनका केवल और केवल 15% लिटरेसी रेट दिखाई दे रहा था। और हमने देखा कि जहां पर पूरी तरीके से लिटरेसी थी, केवल वहीं पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश थी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे के देशों में। तो यहां पर लिटरेसी रेट भी इतना कम होना, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज। लोगों को कैसे बताएंगे कि चुनाव कैसे होना है, कैसे आप अपनी पार्टी जानेंगे जिसको लिखना और पढ़ना ही नहीं आता। इसके बाद लगभग 3 लाख ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी गई कि आपको चुनाव कैसे कराना है, ये कैसे होगा, वोट कैसे डाले जाएंगे, ये पूरा समझाने की जिम्मेदारी 3 लाख ऑफिसर्स को दी गई। अब क्वेश्चन आया कि यह ऐसी जब स्थिति थी कि कैसे लोग पहचानेंगे कि हमें वोट कैसे डालना है, हमारी पार्टी कौन सी है, तो क्वेश्चन आया कि कैसे हो पाएगा, इसके लिए कौन सा प्रोसेस चुना जाए, कौन सा तरीका चुना जाए। तो भारत ने चुना FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला व्यक्ति ही जीतता है। तो इसको अगर समझें तो अगर टोटल वोट कास्ट हुए अगर मान लेते हैं 100, तो इसमें 100 में से मान लेते हैं कुछ पार्टीज हैं, कांग्रेस है, CPI है, सोशलिस्ट पार्टी है, तो कांग्रेस को मान लेते हैं कितने वोट मिले, 35, CPI को मिल गए मान लेते हैं 25, सोशलिस्ट पार्टी को मिल जाते हैं मान लेते हैं 20, तो और अदर्स को मिला करके मिल जाते हैं 20। तो ये 100 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वोटों का। इसमें जीतेगा कौन, कांग्रेस जीत जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट किसने पाए, कांग्रेस ने। और ये सिस्टम जो था, ये सिस्टम भी कांग्रेस के जीतने में एक बड़ा रोल प्ले करता है, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि ये पहले से चली आ रही व्यवस्था थी। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट पास द पोस्ट जो था वो हमने कहां से अडॉप्ट किया था, ब्रिटेन से अडॉप्ट किया था। और हमारे यहाँ पे लोग जान रहे थे, इस सिस्टम से थोड़ा बहुत परिचित थे, इसलिए हमने इस वाले सिस्टम को अडॉप्ट किया। जबकि इसमें अगर कायदे से देखा जाए तो थोड़ी सी गलती है, क्या कि देखिए 65 लोगों ने तो अपोज में वोट डाला है, लेकिन फिर भी 35 वाला जीत जाता है। यही सिस्टम भी कांग्रेस के डोमिनेंस का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अभी हम जब कांग्रेस के डोमिनेंस को देखेंगे तब फिर से एक बार इसको समझेंगे। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को समझा गया। ऑफिसर्स जाते थे नुक्कड़ों पर, चौराहों पर जा जाके मूवीज चलाते थे, मूवीज डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती थी कि कैसे वोट डालना है, आपको जाना है और कैसे वोट डाल करके आएंगे। एक आपके में बॉक्स दिया हुआ है ब्लू कलर में, तो उसमें आप देखेंगे कि बताया गया है कि चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग। तो उसमें क्या बताया गया कि कुछ बॉक्सेस बना दिए जाते थे, स्टील के बॉक्सेस होते थे, उनमें ऊपर क्या बनाए जाते थे, चुनाव चिन्ह बना दिए जाते थे। चुनाव चिन्ह जैसे मान लेते हैं ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी, ऐसे मान लेते हैं कि चिन्ह बना दिए जाते थे। इनमें नाम लिखे जाते थे, हिंदी, उर्दू और पंजाबी में क्या क्या नाम, एक कौन सी पोलिंग स्टेशन का नंबर पड़ता था,
पोलिंग बूथ का नंबर पड़ता था, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की जाती थी। और उसके बाद जैसे जो लोग वोट डालने आते थे तो इनको एक ब्लैंक बैलेट दिया जाता था जिसमें कि कुछ लिखा नहीं होता था। इस पेपर को जाकर के ये अपनी पसंदीदा पार्ट बॉक्स में जाकर के ड्रॉप कर देते थे। उसके बाद ये बक्से खोले जाते थे और इनकी काउंटिंग होती थी। जिस बक्से में सबसे ज्यादा वोट होता था वो विनर हो जाता था। ये प्रोसेस, पहला प्रोसेस कितने 2 जनरल इलेक्शंस तक यही प्रोसेस चलता रहा। 2 जनरल इलेक्शंस तक यही प्रोसेस चला। इसके बाद आया बैलेट पेपर। बैलेट पेपर से वोटिंग होना स्टार्ट हुई। बैलेट पेपर में क्या होता था कि पार्टी का नाम लिख दिया जाता था और सिंबल हो जाता था, पार्टी का नाम और सिंबल, और यहां पर आपको वोट देना होता था जिसको उसके सामने आपको मोहर लगा देनी होती थी। तो इस तरीके से लगभग 40 साल तक इस तरीके से इस सिस्टम के साथ चुनाव होता रहा। इसके बाद फिर एक चेंज आया 1990s के एंड में। 1990s एंड में क्या किया गया? ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया। किसको इंट्रोड्यूस किया गया? ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1990s के एंड में ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया गया और पूरे देश में 2004 में, कब? 2004 में इंटायर कंट्री में इससे चुनाव होने लगे। तो इंटायर कंट्री में कब चुनाव होने शुरू हो गए? ईवीएम से 2004 में। अब जब चुनाव होता है तब आप देखते होंगे तो एक क्वेश्चन उठता है, जैसे ही जो हारने वाली पार्टी होती है वो तुरंत कहने लगती है चुनाव में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम सेट था, ईवीएम में पहले से ही वोट पड़ गया था, वोट किसी को भी दबाओ, भाजपा को ही जा रहा है। ये सारे जितने भी बातें आज उठ रही हैं, ये उस पहले जनरल इलेक्शन में हमारे यहां नहीं उठी। यही साबित करता है कि हमारे यहां पहला जनरल इलेक्शन कितना शानदार और सक्सेसफुल हुआ था। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा पहला जनरल इलेक्शन हुआ उसमें मोर देन 50% लोग इलिटरेट होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किए। सब 50% से ज्यादा लोग अपने घरों से निकले और भारत की डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में अपना योगदान दिया। 50% से ज्यादा वोटिंग हुई। और जैसे कि आज बहाने बनते हैं कि ईवीएम सेट हो गई, ऐसा कोई भी बहाना नहीं। जो लोग हारे, जिनको हार का सामना करना पड़ा, वो लोगों ने भी एक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी हुई है। यह साबित करता है कि नेहरू का ये जो सपना था वो किस तरीके से पूरा हुआ और इस्टेब्लिश हुई डेमोक्रेसी। यहां पर एक चीज गौर करने वाली कि पहले जो लोग मजाक उड़ा रहे थे उन्होंने ही अब भर भर के प्रशंसा करना स्टार्ट किया। उन्होंने बधाइयां दी कि नेहरू का सपना साकार हुआ। भारत की अनपढ़ जनता ने वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करके दिखा दी। ये यहां पर इतनी सारी चीजें आ गई। इसके बाद आता है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था? कांग्रेस का डोमिनेंस आखिर क्यों दिखाई दिया? क्या कारण थे कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, 3 इलेक्शंस तक लगातार इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करती चली गई? आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें मिलता है कि कांग्रेस जो थी सबसे पुरानी पार्टी, इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। क्या थी? इनहेरिटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। कांग्रेस क्या थी? सबसे पुरानी पार्टी। कब बनी थी? 1885 में बनी सबसे पुरानी पार्टी। जब इतनी बड़ी पुरानी पार्टी होगी तो उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा हो चुका था। हर जगह पे ऑलमोस्ट उसके वॉलंटियर्स दिखाई दे रहे थे, यानी कि ये क्या थी? वेल ऑर्गेनाइज्ड भी थी। जब लोग स्ट्रेटजी बना रहे थे कि कैसे चुनाव लड़ना है, उस समय तक कांग्रेस अपना कैंपेन स्टार्ट कर चुकी थी। यानी कि यहां से अगर दोनों बराबरी पे स्टार्ट होते तो बात अलग होती। लोग अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं, यही सोच रहे हैं, तब तक कांग्रेस कहां पर निकल चुकी थी? बहुत आगे निकल चुकी थी। इससे भी कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा हुआ। इसके बाद कांग्रेस का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस का जो कारण था, ऑल इंक्लूसिव पार्टी। ऑल इंक्लूसिव पार्टी
ऑल इंक्लूसिव पार्टी यानी कि बहुत सभी समावेशी थी, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां इसी के अंदर दिखाई दे रही थी, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज दिखाई दे रही थी, बहुत सारी आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के अंदर ही सम्मिलित थे, डिफरेंट आइडियोलॉजीज देखने को मिलती थी। अभी हम आगे देखेंगे इसमें फैक्शंस जो थे, फैक्शंस यानी कि जो गुट थे कांग्रेस के अंदर ही दिखाई देते थे। इन सब चीजों से कांग्रेस क्या हो रही थी, बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरी और उसका डोमिनेंस दिखाई दिया। इसमें एक कारण और आता है एफपीटीपी, चुनाव का ये जो प्रोसेस था ये भी कांग्रेस की जीत में एक भूमिका अदा करता है। इसको समझते हैं कैसे। कांग्रेस को पहले इलेक्शन में 45% वोट मिला। कितना वोट मिला? 45% वोट मिला, लेकिन उसने जो सीटें जीती वो कितनी जीती? 74% सीट्स जीती। 45% वोट मिला लेकिन 74% सीट जीती। कैसे? इस प्रोसेस के कारण, क्योंकि वोट जो अपोजिशन पार्टीज थी उनमें क्या हो जाता था? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, बट जाता था, जिसकी वजह से कांग्रेस जीत जाती थी। एक इसी में एक आपको क्वेश्चन बन सकता है कि इस कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा परसेंट वोट किस पार्टी को मिला? 10% वोट मिला था सोशलिस्ट पार्टी को। किसको मिला? 10% वोट मिला, लेकिन फिर भी ये केवल और केवल 3% सीट ही जीत पाई। कितनी सीट जीती? केवल और केवल 3% सीट ही जीत पाई सोशलिस्ट पार्टी। अब पहले जनरल इलेक्शन का जो परिणाम आया वो देखें, 489 सीट्स पे इलेक्शन हुआ, जिसमें से कांग्रेस कितनी सीट जीती? 364 सीट जीती। दूसरा जनरल इलेक्शन जो हुआ वो 494 सीट पर हुआ और इसमें जीती 371 सीट। कितनी सीट? 371 सीट। और चौथा थर्ड इलेक्शन जो हुआ उसमें 494 में से 361 सीट कांग्रेस जीती। ये आंकड़े काफी हैं कांग्रेस के डोमिनेंस को बताने के लिए। आज बीजेपी की इतनी जबरदस्त प्रचंड सरकार बन रही है, लेकिन ये आज भी इन आंकड़ों को मैच करती हुई दिखाई नहीं दे रही। इससे पता चल रहा है कि डोमिनेंस कितना तगड़ा था। नंबर 2 पर कौन सी पार्टी रही? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नंबर 2 पर रही थी, 16 सीट्स पहले जनरल इलेक्शन में। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के आंकड़े याद रखने हैं आपको कि कांग्रेस कितनी सीट जीती? 364। और सीपीआई कितनी सीट जीती? 16 सीट जीत करके नंबर 2 पर रही थी। पहला जनरल इलेक्शन कभी पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, तो आपको आंसर देना है फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि स्टार्टिंग जो हुई थी इलेक्शंस के कैंपेन की, प्रचार प्रसार, वोटिंग होना और फिर काउंटिंग होना, ये एक 6 महीने की एक्सरसाइज थी पूरा। इसमें कितना महीना लगा था? 6 महीना, जिसमें से अक्टूबर 1951 से स्टार्टिंग हुई थी और फरवरी 1952 में जाकर के एंड हुआ था। तो आप ध्यान रखें, अक्टूबर 1951 से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। क्यों ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर चुनाव जो क्षेत्र थे उसमें कब हुआ था इलेक्शन? 1952 में, यानी कि बहुत सारे ज्यादा पार्ट्स में कब हुआ था? 1952 में। इसलिए हम बताते हैं कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में। आंकड़े याद रखने हैं कि किस पार्टी को कितने कितने परसेंट वोट मिले। कांग्रेस का ये हमने जबरदस्त डोमिनेंस देखा 3 चुनावों में। अब हमने ये भी देख लिया कि कांग्रेस का डोमिनेंस आखिर क्यों था, इनहेरिटर थी। अगर आपके लिए कोई जेल चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपका भरोसा उस पर ही होगा। सबसे पुरानी पार्टी होना, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्यों थी? क्योंकि इतना बड़ा बेस था उसका, वॉलंटियर, ये सारे कारण थे। ऑल इंक्लूसिव पार्टी होना, आइडियोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट साथ में होना। ये क्वेश्चन 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपके बहुत पूछा जाता है, कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था। इसके बाद एक अगला टॉपिक आ जाता है, पूछ देता है कभी कभी, कांग्रेस सिस्टम क्या था? कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम अगर देखेंगे तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे फैक्शंस दिखाई दे। जैसे यहां पर क्या हमने देखा कि बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग हैं। जहां पर भी 4 बर्तन होते हैं तो आवाज होती है, वैसे ही जब आइडियोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट हैं तो वो लोग आपस में विरोध भी करते थे
अपने विरोध दर्ज कराते थे कि कभी कभी जैसे कांग्रेस से बोलेंगे कि आपका नेचर कैपिटलिस्ट हो चुका है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं गरीबों पर, सोशलिस्ट होना चाहिए, लेबर्स पर ध्यान दीजिए, इस तरीके के आरोप भी लगा करते थे। लेकिन ये सारे के सारे गुट एक साथ ही रहते थे कांग्रेस के अंदर ही। तो ये कैसे संभव हो पाता था? ये इसकी वजह से संभव होता था क्योंकि टॉलरेंस, बिकॉज ऑफ टॉलरेंस। इतने सारे लोग एक साथ एक अम्ब्रेला के नीचे कैसे रह पाते थे? सहिष्णुता की वजह से, टॉलरेंस यानी कि टॉलरेट करा जाता था। बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें रखते थे, उन सब की बातों को इत्मीनान के साथ सुना जाता था, सबको रिस्पेक्ट दिया जाता था। अपोजिशन पार्टी जो सोचती थी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा वो दबाव डाले, इससे पहले ही जब भी कांग्रेस की पॉलिसी बनती थी तो वो सारी चीजें उसमें शामिल होती थी, क्योंकि वो वहां पर क्या हो रहा था कि सभी आइडियोलॉजीज को सुना जा रहा था। और ये नेशनल मूवमेंट के टाइम से ही कांग्रेस करती चली आ रही थी और उसको आगे भी जारी रखा। इसलिए कोई भी पार्टी अलग से बनाने की, अपोजिशन पार्टी में जाने की या बाहर निकलने के बारे में नहीं सोच पा रहा था। सभी के सभी लोग अंदर रह करके ही, एक गुट में रह करके ही विरोध किया करते थे। इसका भी एग्जांपल जैसे हम सोशलिस्ट पार्टी के रूप में भी देखेंगे। तो क्या कांग्रेस का जो ये ऑल इंक्लूसिव पार्टी थी, इसने स्ट्रेंथ दी कांग्रेस को। टॉलरेंस जो इंडिया कांग्रेस पार्टी ने दिखाया कि सभी की बातों को सुनना, सबका रिस्पेक्ट देना, इससे कांग्रेस एक रेनबो लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप हुई। यानी रेनबो लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कई 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 कलर्स आप देखते हैं। तो वैसे ही यहां पर भी क्या देखने को मिला कि कई आइडियोलॉजीज के लोग कांग्रेस में शामिल थे। वो अपना विरोध भी दर्ज करते थे, सारी बातों होती थी, लेकिन फिर भी वो रहते पार्टी के अंदर ही थे। ऐसे ही गुटों को, ऐसे ही ग्रुप्स को फैक्शंस कहा जाता था। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बन के उभर चुकी थी कि कांग्रेस का मुकाबला अब सिर्फ अपने से ही था, ना कि किसी दूसरी अपोजिशन पार्टी से। कोई दूसरी अपोजिशन पार्टी उसका अल्टरनेटिव बनकर के नहीं उभर पा रही थी। वो ये जो फैक्शंस होते थे, ये जो गुट थे, इनके द्वारा ही राजनीति करने की कोशिश करती थी, मार्जिन्स पर रहकर। कहां पर? मार्जिन्स पर रहकर। मार्जिन का मतलब जब आप पेपर कागज पे लिखते हैं तो एक लाइन खींची होती है उसके इस तरफ, यानी कि हाशिए पर रह करके ही वो दबाव डालने का प्रयास करते थे, पॉलिसीज पर इफेक्ट दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन वो अल्टरनेटिव बन करके कांग्रेस का कभी भी नहीं उभर पाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस अपने आप में ही सारी आइडियोलॉजीज को अपने साथ लिए हुए थी। यही कारण था कि कांग्रेस की लड़ाई अपने से थी, ना कि किसी विपक्षी पार्टी से। यानी कि जब इलेक्शन हो रहा है तो सत्ता में भी वही है और अपोजिशन पार्टी का रोल भी उन्होंने ही प्ले किया। दोनों ही रोल एक साथ प्ले करने के कारण, यानी कि जीतने वाले भी हम ही हैं, अपोजिशन भी हम ही। इसीलिए क्या कहा गया? इसी सिस्टम को कहा गया कांग्रेस सिस्टम। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कांग्रेस सिस्टम क्या? एक लाइन में अगर समझा जाए तो सत्ता वाली पार्टी, गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली पार्टी भी हम ही है और अपोजिशन पार्टी भी हम ही है। इसी वजह से इसको क्या कहा गया? कांग्रेस सिस्टम कहा गया। इसके बाद आता है रोल इमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। तो अगर हमारे यहां देखा जाए तो डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी रूल है, वन पार्टी रूल नहीं, मल्टी पार्टी रूल था। बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज थी। 1950s के दौर में कई सारी पार्टियां बनी और जिन पार्टियों ने 1960s एंड 70s में, 1960s और 70s की जो पॉलिटिक्स थी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले भी किया। किन्ने? जो पार्टी 1950s के टाइम पर बनी थी। तो ये सारी पार्टियां यहां पर दिखाई देती थी। अगर आप एवरेज देखें हर सीट पर कितना कैंडिडेट लड़ रहे थे, तो एवरेज हर सीट पर 4 कैंडिडेट थे। कितने? 4 कैंडिडेट। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एवरेज हर सीट पर कितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे? 4 कैंडिडेट। तो ये दिखाता है कि हमारे यहां क्या चल रहा था? मल्टी पार्टी सिस्टम था। और देशों की तरह नहीं, जैसे चाइना, क्यूबा, यहां पर देखने को मिलता है कि वन पार्टी सिस्टम है। कहीं पर मिलिट्री के इन्फ्लुएंस के कारण, जैसे म्यांमार, वहां इजिप्ट, यहां पर देखने को मिलता है कि मिलिट्री के इन्फ्लुएंस के कारण
एक ही पार्टी रूल कर रही है, मैक्सिको, इजिप्ट, यहाँ कई सारी जगहों पे वन पार्टी स्टेट दिखाई देते हैं। हम इनसे पूरी तरीके से अलग, हमारी डेमोक्रेसी इनसे पूरी तरीके से अलग थी। ये यहाँ पर कांग्रेस जीत जरूर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वन पार्टी सिस्टम। तो कांग्रेस की जीत के पीछे के कारण फिर यहीं पर वही आ जाते हैं, इनहेरिटर होना, नेशनल मूवमेंट में शामिल होना, बड़े पैमाने पर जेल जाना। इस वजह से वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, यही कारण होते कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। अपोजिशन पार्टीज बहुत सारी थी, और सबसे बड़ी बात, सारी अपोजिशन पार्टीज को रिस्पेक्ट दी जाती थी। सबको क्या मिलती थी? रिस्पेक्ट दी जाती थी। यहां तक कि जो कैबिनेट था उसमें दूसरी पार्टियों के लोगों को भी शामिल किया गया, जैसे बी.आर. अंबेडकर जी को भी कैबिनेट में मिनिस्ट्री दी गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनको कैबिनेट में मिनिस्ट्री दी गई। आज के दौर में अगर देखें तो विपक्ष केवल इसलिए है कि उसे सत्ता पक्ष की टांग खींचनी है, उसकी हर पॉलिसी चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको झुठला देना है, और सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से उनका दमन कर देना कि विपक्षी पार्टी मतलब कुछ भी नहीं। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं, उनका कोई अच्छा आइडिया भी है, तो उसको भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा था, यहां पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई देती थी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बी.आर. अंबेडकर जी, जिन्होंने हमेशा, आप हिस्ट्री में देखेंगे कि क्या बी.आर. अंबेडकर जी हमेशा ही कांग्रेस के विरोध में रहे, लेकिन कांग्रेस ने उनको भी मिनिस्ट्री दी। क्यों? क्योंकि वो एक योग्य व्यक्ति थे, उनको लॉ मिनिस्टर बनाया गया, और ये दिखाता है कि कितना रिस्पेक्ट था। ये पूरा मोटा मोटा ये पूरा चैप्टर हुआ। इसके साथ ही एक क्वेश्चन और आ जाता है पार्टीज से। तो पार्टी कौन कौन सी थी? एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी में का फॉर्मेशन कब हुआ? बहुत कंफ्यूजिंग एक क्वेश्चन आ जाता है। एक जगह लिखा रहता है 1934 और एक जगह लिखा रहता है 1948। तो 1934 में बनी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और ये कैसी बनी थी? विद इन द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के अंदर बनी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। फिर 1948 में कांग्रेस ने अपना क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। अपना कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी का चेंज किया है, ना कि भारत का। तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, और इन्होंने क्या कह दिया कि अब कोई भी दो पार्टी में अपनी मेंबरशिप नहीं रख सकता, यानी कि कांग्रेस के भी मेंबर हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनसंघ के भी मेंबर हैं या सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर हैं। ये चेंज किया कि दो पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते। इसी से क्या देखने को मिला कि 1948 में क्या किया गया? सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन किया गया। इसके फाउंडर मेंबर में थे आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव इसके फाउंडर मेंबर में दिखाई देते थे। राम मनोहर लोहिया, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में। जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे लोग किस पार्टी के थे? सोशलिस्ट पार्टी के। और सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस के अंदर ही रह करके अपना विरोध दर्ज करती रहती थी। लेकिन 1955 में कांग्रेस ने अपना गोल क्या कर दिया? सोशलिस्ट सोशलिस्ट कर दिया अपना नेचर। तो इनका ये जो डिमांड थी कि सोशलिज्म होना चाहिए, वो डिमांड भी खत्म हो गई, और ये अल्टरनेटिव के रूप में उभर नहीं पाए। सोशलिस्ट पार्टी हो गई। मेन याद रखना है, सबसे पहला कब बनी थी? फॉर्मेशन, आचार्य नरेंद्र देव फाउंडर मेंबर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण इसके बड़े लीडर्स। और इस पार्टी का कई बार ये स्प्लिट हुआ, ये पार्टी कई बार टूटी कुछ पार्टीज में। अब आपको कमेंट में ये बताना है कौन कौन सी पार्टियों में ये स्प्लिट हुई, और कई बार इसका रीयूनियन भी देखने को मिला। नेक्स्ट पार्टी आती है सीपीआई। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1920s में, जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन चल रहा था। उसके बाद वर्ल्ड में कम्युनिस्ट लोगों
का प्रभुत्व बढ़ना शुरू हुआ। 1920s में इसको बनाया गया, फॉर्मेशन किया गया, और कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा एक वायलेंस की होती थी, हिंसा दिखाई देती थी। इन्होंने 1951 में अपने नेचर को चेंज किया। इन्होंने 1951 में वायलेंट रेवोल्यूशन जो थे उनको छोड़ दिया और किस तरफ बढ़े? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ बढ़े, यानी कि राजनीति में कैसा चुनाव वाले फॉर्म में बढ़े। इसका रिजल्ट भी आप देखें क्या निकल के आया। पहला जो चुनाव हुआ था उसमें कितनी सीटें जीती थी? 16 सीटें। और स्टेट इलेक्शंस जब हुए थे, स्टेट इलेक्शन 1957 वाले जो हुए, उसमें इन्होंने कहां पर? केरला में। कहां पर? केरला में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की। किसने? सीपीआई ने। तो अकेले नहीं करी थी, सीपीआई लेड एक फ्रंट बना था। किसके द्वारा? लेड बाय सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लेड किया गया। कितनी सीटों पे चुनाव होना था? 126 सीट पे चुनाव होना था, जिसमें से कम्युनिस्ट पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 60 सीटें जीती। और 5 इसको इंडिपेंडेंट, 5 इंडिपेंडेंट का इनको क्या मिला? समर्थन प्राप्त हुआ। उसके कोएलिशन से इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की। कब? मार्च 1957 में इन्होंने केरल में अपनी सरकार बनाई। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 1959 में कांग्रेस ने यहां पर आर्टिकल 356 का यूज करके, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 356 क्या, किस नाम से जाना था? प्रेसिडेंट रूल का प्रयोग करके इन्होंने क्या कर दिया? कांग्रेस ने इनकी सरकार गिरा दी 1959 में। प्रेसिडेंट रूल का पहली बार भारत में प्रयोग किया गया सरकार गिराने के लिए गलत तरीके से। वो कांग्रेस ने कब किया? 1959 में सरकार गिरा दी। इसका एक क्वेश्चन और आ जाता है सीपीआई का, इसके बड़े लीडर ए.के. गोपालन और इसके जो केरला के सीएम बने थे ईएमएस नंबूदरी पद, ईएमएस नंबूदरी पद, ये इसके फेमस लीडर ईएमएस नंबूदरी पद ही यहां पर सीएम बने थे। एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है, सीपीआई में स्प्लिट कब हुआ था? तो सीपीआई में स्प्लिट 1964 में। कब हुआ था? सीपीआई 2 पार्ट्स में बट गई। कब? 1964 में। एक सीपीआई और एक सीपीआई एम। एम मार्क्सिस्ट, यानी कि ये जो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन से प्रभावित वाला एरिया था, सोवियत यूनियन से प्रभावित लोग थे, वो सीपीआई में रहे। किससे? सोवियत यूनियन। और जो सीपीआईएम वो चाइना वाला पार्ट रहा, जो चाइना की विचारधारा और मार्क्सिस्ट से जो प्रेरित थे वो किसमें? सीपीआईएम में गए। तो स्प्लिट कब हुआ? 1964। मेन लीडर्स ए.के. गोपालन, ईएमएस नंबूदरी पद जो कि सीएम थे केरला के। केरल में 1957 में सरकार बनाई। प्रेसिडेंट रूल कब लगा? प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल 356। कब इन्होंने अपने नेचर को छोड़ा और कब फॉर्मेशन हुआ? ये थी कहानी सीपीआई की। इसके बाद अगली पार्टी आती है आपकी भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ। अगर आज आप एक पार्टी जरूर जानते हैं, बीजेपी। बीजेपी की जो रूट्स थी वो कहां थी? भारतीय जनसंघ में देखने को मिलती थी। भारतीय जनसंघ किससे प्रेरित थी? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड हिंदू महासभा। जैसे बीजेपी का आप आजकल हिंदुइज्म देखते हैं, वैसे ही यहां पर इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन। 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन, ये आइडियोलॉजी थी। एक लाइन में पूछ देता है कि आइडियोलॉजी क्या? 1 कंट्री 1 कल्चर 1 नेशन, ये भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी थी। ऐसे ही बीजेपी आजकल काम कर रही है, 1 कंट्री 1 इलेक्शन। ये कहां से आ रहा है? आपको पता चला, भारतीय जनसंघ इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था। तो भारतीय जनसंघ का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब स्थापना हुई थी? 1951 में। कब स्थापना हुई? 1951 में। इसके
फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक और नाम बहुत फेमस, दीनदयाल उपाध्याय। इसके बाद इससे एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये किस टाइप, ये कौन से प्रेफरेंसेस इनके क्या थे? तो ये अखंड भारत बनाना चाहते थे। अखंड भारत यानी कि ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही मिलाकर के एक अखंड भारत की नींव रखी जाए। ये इंग्लिश के ऊपर हिंदी को प्रेफरेंस देते थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज बने। इसके साथ ही ये न्यूक्लियर वेपन, भारत न्यूक्लियर वेपन बने, होना चाहिए भारत के पास, ऐसा रखते थे। और ये डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है कब? चाइना ने जब 1964 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। तो ये न्यूक्लियर वेपन, भारत को एकजुट करने की बात, इन सब बातों के साथ चल रही थी आगे भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ ने जो अपना पहला चुनाव 1952 वाला जो इलेक्शन हुआ था उसमें केवल 3 सीट जीती थी और 1957 के इलेक्शन में केवल 4 सीट जीती थी। यानी कि इतनी छोटी शुरुआत के बाद आज इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये दिखाता है कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप लगातार अगर पढ़ रहे हैं तो आपके भी नंबर बहुत बेहतरीन आएंगे। इसी बात से सीख सकते हैं कि आज बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। स्टार्टिंग देख सकते हैं 3 सीट। तो अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा और कंसिस्टेंसी के साथ अगर 2 महीने 3 महीने भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो भी मोर देन सफिशिएंट होगा। हमने लगभग मोटा मोटा सारा चैप्टर कवर कर दिया है, लेकिन बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हम लेकर के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे बहुत जल्द। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और रेगुलर रहें, वो बहुत आवश्यक है कंसिस्टेंसी के लिए। थैंक यू।